अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू हो रही है। हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब थोड़ा सा बताते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। दो तरह के एप्लीकेशंस हैं। एक कन्वेंशनल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है और एक मॉडर्न यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। कन्वेंशनल मीन्स, कन्वेंशनल का मतलब है कि जो कदामत पसंदी यानी पुराने तरीके, जो पुराने कदीमी तरीके हैं वो क्या हैं, और जो मॉडर्न तरीके हैं बायोटेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा हासिल किया जा रहा है मॉडर्न तरीके से। तो पुराने तरीक़ों में सबसे अहम फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन एक मैकेनिज़्म, एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोब्स को, जानदारों को, बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है, यीस्ट को यूज़ किया जाता है और बहुत यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे जानदारों को, खुर्दबीनी जानदारों को यूज़ किया जाता है। इस्तेमाल करके कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती है जिसकी वैल्यू पहली प्रोडक्ट से कुछ अलग होती है और कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसके फ़ायदे अलग से हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के। तो ये मकसद होता है। बायोटेक्नोलॉजी से पहले से मौजूद चीज़ों को थोड़ा सा वैल्यूएबल बना दिया जाता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी चेंज कर दी जाती है। उनके बहुत सारे मिसाल के तौर पर हम दूध से दही बनाते हैं। छोटे पैमाने पर नॉर्मली थोड़ी सी वो पहले से मौजूद दही को नीम गर्म दूध में मिक्स करके ढाँप के रख देते हैं, दही बन जाती है। बेसिकली ये फर्मेंटेशन का अमल है, फर्मेंटेशन होती है। इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। वो लैक्टोबैसिलस एक जानदार है, बैक्टीरिया है जो इसमें अहम रोल प्ले करता है दही बनने के अमल में। और अगर बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर हम कुछ दही का कारोबार करते हैं या बहुत सारी कंपनियां करती हैं, तो उसमें ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है और इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। और इसी तरह चीज़ बनाई जाती है, CHEE चीज़ यानी पनीर का बनाना। और बेकिंग ब्रेड बनाई जाती है, इस बेकिंग ब्रेड बनाई जाती है। वाइन इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं इस फर्मेंटेशन के अमल को यूज़ करके, वाइन इंडस्ट्री चल रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस की बुनियाद पर। फर्मेंटेशन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से मौजूद एक प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं जिसकी न्यूट्रिशन फ़ायदेमंद होती है और थोड़ी सी तब्दील होती है और उसका जायका भी थोड़ा सा तब्दील होता है और उसकी अलग से फिर एक इंडस्ट्री बन जाती है, उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है उस चीज़ के अंदर जो नई बनाई जाती है। तो फर्मेंटेशन में यीस्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, वाइन इंडस्ट्री में। और यीस्ट हमें पता है कि ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इकट्ठा एक अक्यूमुलेटेड फॉर्म में होता सिंगल सेल है लेकिन अक्यूमुलेटेड होते हैं, तो वो यीस्ट होते हैं। तो उनको यूज़ करके ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवा के बेकिंग ब्रेड बनाई जाती है और वाइन इंडस्ट्री में इनको यूज़ किया जाता है। मॉडर्न यूजेस क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी के? बायोटेक्नोलॉजी के मॉडर्न यूजेस में जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है या वायरस है, उनके अंदर लेबॉर्ट्री में खुर्दबीनी लेवल पे, माइक्रोस्कोप के लेवल पे साइंसदान तब्दीलियां लाते हैं। उनका एक जेनेटिक कोड होता है, उस कोड को पहले पढ़ते हैं लेबॉर्ट्री में और उस कोड को पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि किस जगह पर किस जीन्स को निकाल लें और उस जगह नया जीन्स डाल लें जो पहले से हमने कहीं और से लिया हुआ है या अपने तौर पर लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ है। उस जीन को
उस जेनेटिक मटेरियल के जो एक सीक्वेंस है, एक तरतीब है, उसमें फिट कर दिया जाता है। जहां हमें फिट करना होता है या साइंसदानों को फिट करना होता है वहां उसको फिट कर देते हैं, और फिर उस पूरे जानदार को, उस पूरे बैक्टीरिया को या वायरस को फिर अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए होता है। मिसाल के तौर पर आजकल एक कुदरती तौर पर मौजूद एक सूडोमोनास पुटिडा एक बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली मौजूद है। साइंसदानों ने उसे क्या किया, उसको मतलब उसको आइडेंटिफाई किया, उसको लिया और उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की, और उसका पहले कोई इतना बेनिफिट नहीं था, लेकिन अब उस सूडोमोनास पुटिडा को, बल्कि वो पहले नुकसानदेह था स्पिल्स इंडस्ट्रीज के लिए। जो ऑयल स्पिलिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल स्पिल्स होती हैं, तेल वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये नुकसान देता था। तो उन्होंने इसके अंदर तब्दीली की है और इसे फ़ायदेमंद बनाया है, और उस इंडस्ट्री और उस ऑयल स्पिल्स को इसके ज़रिए साफ़ किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, और माहौल को भी क्लीन किया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव इस्तेमाल है। इसी तरह हम इस टेक्नोलॉजी को, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऐसे जानदार भी बनाए जा रहे हैं, तब्दील किए जा रहे हैं। जानदार तो पहले से मौजूद है, उनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस करके कुछ ऐसी तब्दीली की जा रही है कि वो जानदार इंसानियत के लिए और इस पूरे माहौल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उस चीज़ से बचना है, वो एक जुर्म है, वो गुनाह है और वो गलत बात है। अल्लाह ताला उससे बचाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम मस्बत कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि जानवर हैं हमारे पास और वो हमें कुछ मखसूस मिकदार में दूध देते हैं, मखसूस मिकदार में उनकी गोश्त की पैदावार होती है। तो हम इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ ऐसे जानवर या कुछ ऐसी ब्रीड्स हासिल कर लें जिनकी प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हो, जो दूध मसलन चोलिस्तानी गाय है हमारे पास, अगर वो दूध नॉर्मल 3 या 4 किलो एक टाइम देती है और टोटल 24 घंटे में 8 किलो देती है, तो उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसे जीन्स तब्दील किए जाएं कि ज़्यादा दूध देने वाला जानवर हमें हासिल हो जाए, या ऐसे जानवर हासिल हो जाएं जिनकी बढ़ोतरी ज़्यादा और गोश्त की पैदावार ज़्यादा हो। लेकिन इसमें एक और मसला आ जाता है कि वो जानवर तो हमें हासिल हो गए या हो भी जाएं और हो भी रहे हैं, लेकिन क्या उनसे हासिल होने वाले दूध की वो अफादियत है जो असल दूध की है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या उनसे हासिल होने वाले गोश्त की वो अफादियत है जो असल जानवर की है? जानवर वो भी असल है, मतलब वो जेनेटिकली थोड़ा सा उनके अंदर जीनियाती तब्दीली की गई है और उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, पैदावार को बढ़ाया गया है। तो वीडियो भी एक तो लंबी हो जाती है और लोग कहते हैं यार इतनी लंबी वीडियोस आप ना बनाया करो, हम सुन नहीं सकते, और लोग कम सुनते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें भी एथिकल अखलाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि वो काम, इस पे बड़ा सवाल उठता है कि यार ऐसे जानवर आप या ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर की ही कोई क्रॉप ले लें, गंदम की कोई ऐसी वैरायटी साइंसदान बना लें जिसकी पैदावार तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब लोग उसे इस्तेमाल करें और खाएं तो इस्तेमाल करने के बाद उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी का मसला हो, या उनकी वो एनर्जी ना उनको मिले जो कुदरती गंदम से मिलती है, और मसाइल बढ़ ना जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल मस्बत भी है, लेकिन हमें साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके मनफी असरात क्या क्या हैं। तो और भी बहुत सारे हैं कि इससे हम क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, और हम फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, गोश्त से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत सारी मेडिसिन्स बना सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जानदार बैक्टीरिया यूज़ करके वैक्सीन्स बना सकते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके, और बायोटेक्नोलॉजी की ये जो एक शाख है इसको इस्तेमाल करके।
काम बहुत सारे मस्बत हो भी रहे हैं, हो भी सकते हैं। 250 वैक्सीन अवेलेबल हैं जो इंसानों के लिए यहाँ मौजूद हैं और काम कर रही हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 250 बीमारियां खुद पैदा की गई हैं पहले, या पहले से मौजूद थी, या खुद इंसान की अपनी गलतियों और कोताही और खामियों की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।